Hello everyone and welcome to this new video. In the previous video we had discussed about the electoral processes and function of the election commission and so on. So in this new video we are going to discuss about the process of election. So look at here, the process of elections are establishment of constituencies, finalizing the voter list, nomination of candidates and the scrutiny of their nomination form, election campaigns, actual voting, counting of votes, results of elections, resolutions of disputes regarding election. All these issues we will discuss here one by one. So सबसे पहले देखते हैं लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होता है. अब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज को मतलब क्या है. कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब मतदार, जिसको हम लोग मतदार संघ कहते हैं मराठी में. देखिए पूरे हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, क्योंकि इतने ही मेंबर लोकसभा पर हर 5 साल के बाद चुनकर हम लोग देते. जितने मेंबर हम लोग चुनकर देते उस हिसाब से उतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्शंस कमीशंस ने इंडिया में बनाई है. मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर. इंडिया कितना वास्ट कंट्री है, कितने पॉपुलेटेड कंट्री आप सभी को पता है. अब सभी के सभी तो इस लोकसभा के मेंबर बन नहीं सकते. फिर ऐसे कंडीशंस में एरिया वाइज उसको कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर चुन के दिया जाता है. जिस मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही मेंबर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर लोकसभा पर चुनकर जाता है. जैसे कि अभी हमारा पूना हो गया, नागपुर हो गया, चंद्रपुर, देन ये हो गया. ये दीज आर द कॉन्स्टिट्यूंसीज. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग एक एक मेंबर चुन के देते हैं और इस मेंबर के लिए हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स देकर उनको खड़ा करती है वोटिंग के लिए. और लोगों को जो कैंडिडेट पसंद आता है वो उसी को वोट देते हैं. और इनमें से जितने भी, जैसे शिवसेना हो गया, देन कांग्रेस हो गया, देन बीजेपी हो गया, सभी अपने अपने कैंडिडेट्स को इस सीट्स के लिए खड़ा करती है मतदान में, वोटिंग के लिए, इलेक्शंस में. बट पब्लिक इस समय पर उसी कैंडिडेट को वोट देती है जो उनको पसंद आता है या उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये कैंडिडेट हमारे लिए कुछ कर सकता है, कुछ अच्छी पॉलिसीज रन ला सकता है. ऐसे कैंडिडेट को चुनकर हम लोग देते हैं. मतलब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं और डायरेक्टली वो चुनकर लोकसभा का मेंबर बन जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने का एरिया के वाइज से, जहाँ पर अगर पब्लिक ज़्यादा है तो वहाँ पर मेंबर ज़्यादा आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ज़्यादा आते हैं. अगर स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, ये 543 सीट्स मैंने आपको बताया. इसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा के होते हैं. 78 सीट्स आर देयर. 78 सीट्स वहाँ से चुनकर लोकसभा में चुनकर जाती है. मतलब 543 में से 78 मेंबर्स अकेले उत्तर प्रदेश से वहाँ पर जाते हैं. देन महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर लगता है. इस तरीके से जिस स्टेट्स में जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से वहाँ से उतने मेंबर चुनकर कॉन्स्टिट्यूंसीज लोकसभा पर चुनकर जाते हैं. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसे हम लोग मतदार संघ कहते हैं. देन फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो वोटर्स 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, ऐसे वोटर्स को वोटिंग का एक कार्ड मिलता है. वो कार्ड भी इलेक्शन कमीशन इशू करता है. कुछ वोटर्स हर साल किसी न किसी अनफॉर्चुनेटली किसी की डेट हो जाती है, तो ऐसे लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी की चेंज हो जाती है. मतलब कोई पहले पूना में था, देन उसकी बदली होकर वो नागपुर चले गया, मुंबई चले गया, तो उसका नाम वहाँ से हटकर किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में डालने का होगा. तो ऐसे ये सारी फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट जो होती है, ये इसका पूरा अधिकार जो होता है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास होता है. देन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म. जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हैं, जो इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़े, उनके फॉर्म्स को चेक करने का, अदरवाइज अगर उनके फॉर्म में कुछ गलतियाँ है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का, ये सारे अधिकार किसी के पास होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं. उसके बाद इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन की डेट फिक्स करता है. सपोज अगर जनवरी में इलेक्शंस होने होंगे तो वो डेट 1 महीना 1.5 महीना पहले ही वो डिक्लेयर कर देते कि देन 17 जनवरी अभी आपके इलेक्शंस हो गए. तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए फिर क्या करती है, प्रचार करती है, इलेक्शन कैंपेन लगाती है.
मतलब उनके लिए हर गांव-गांव जाती है, लोगों तक पहुंचती है, अपना एजेंडा उनको शेयर करती है। अगर आप हमारे पार्टीज़ को, हमारे कैंडिडेट को चुन के दोगे तो आपके गांव में लाइट, रास्ते, जो कुछ भी उनकी वहाँ की जो नीड होगी हम लोग आपकी पूरी करेंगे। इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन होता है, मतलब जिसको हम लोग प्रचार कहते हैं। एन एक्चुअल वोटिंग, फिर जिस दिन वोटिंग का डेट फिक्स किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसी दिन वोटिंग होती है, दैट इज़ द एक्चुअल वोटिंग डेज। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स, इलेक्शन जैसे ख़त्म होते हैं उसके बाद वोटिंग मशीन, अभी जैसे ईवीएम मशीन है उसमें जो डाटा होता है उसके हिसाब से किस कैंडिडेट को कितने ज़्यादा वोट मिले उसकी काउंटिंग होती है। देन इलेक्शन, रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, और एक दिन इलेक्शन का रिजल्ट लगता है कि जिस वोट को सबसे ज़्यादा वोट, जिस इलेक्शन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो विन होगा, और जिसको वोट उससे कम है वो लूज़ हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी प्रोसीजर चलती है। और लास्ट में है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहो या किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पर वोटिंग में अगर कुछ अफरा तफर हुई है, अनफेयरनेस हुआ है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पावर का या किसी मनी का मतलब मिसयूज़ कर कर वहाँ पर कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की है, तो जो अगली पार्टी, दूसरे जो पार्टी के मेंबर है, वो इलेक्शन कमीशन के पास इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी उसको उसकी छानबीन करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वहाँ पे सच में कुछ घपला हुआ है, या वहाँ पे इलेक्शंस के दिन, वोटिंग के दिन कुछ ना कुछ मतलब गलत हुआ है, तो उस जगह के लिए वहाँ का उस दिन वो जो कैंडिडेट जीत का है वो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होगा और वहाँ पे री इलेक्शंस हो जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि नहीं सब सही तरीके से हुआ है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इतने सारे प्रोसेस से इलेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिस्ट्रक्चर, अब मैं जैसे मैंने बताया कि 543 सीट्स आर देयर इन लोकसभा, 2 सीट्स रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन मेंबर्स। देखिए वैसे तो 543 सीट्स आर देयर इन लोकसभा में 543 सीट्स होते, और 45 होते, उसमें से 543 सीट्स इलेक्शन से जाती है, और 2 सीट्स ये हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो जो वहाँ पर नियुक्त करते। अगर इन 543 सीट्स में से एक भी मेंबर एंग्लो इंडियन का नहीं है, तो 2 मेंबर को खुद से वहाँ पर भेजने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। इस तरीके से 545 मेंबर्स वहाँ पर होते हैं। देखिए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज़ 543। हाउ आर दिस मेंबर्स इलेक्टेड, ये मैंने अभी बताया कि मेंबर्स किस तरीके से चुनकर जाते हैं, इलेक्शन द्वारा जाते हैं। जिस पार्टी के मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही लोकसभा का मेंबर बनेगा। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट ऑन वन कॉन्स्टिट्यूंसी, इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लोकसभा। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए ये डिलिमिटेशन कमीशन, ये भी एक इलेक्शन कमीशन का ही पार्ट होता है। इनके पास भी उतने ही अधिकार होते हैं जितने इस इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जैसे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, उसको किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मेंबर होने चाहिए, कि ये सारे मतलब डिसाइड करने का काम इस डिलिमिटेशन कमीशन के पास होता है। मतलब देखिए अगर रूलिंग पार्टी है कोई, और उसे लगता है कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाया जाए या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी नए से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर इस रूलिंग पार्टी के फेवर के लोग रहते हैं, और वो इस तरीके से कोई प्रेशर इस डिलिमिटेशन कमेटी के ऊपर नहीं ला सकती। अदरवाइज़ ये वहाँ पर उस डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर प्रेशर लाएगी और उन्हें कहेगी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाइए, तो ऐसा नहीं होता है। उस कमीशन को अगर जो लगेगा, जो सही लगेगा, वो वही डिसीजन लेती है। इसका मतलब डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम टू एनी प्रेशर वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी। उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। जो सही है, जो फेयर है, ऐसे ही डिसीजन ये कमीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। आचार संहिता, इलेक्शन के ड्यूरिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ और वोटर्स हमको कुछ कुछ नियमों को बनकर हमें काम करना होता है, उसी हिसाब से हमको रहना होता है। देखिए टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द इंडिया,
इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन हैज़ अडॉप्टेड सेवरल मेजर। इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में फ्री मतलब किसी भी प्रेशर में नहीं आकर हर हर कैंडिडेट को ऐसा लगना चाहिए कि वो जीत सकता है, वो खड़ा रह सकता है, एंड फेयर इलेक्शन मतलब पैसों का पावर का यूज़ करके कोई प्रेशराइज करके किसी भी वोटर्स को किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोटिंग के लिए हम लोग प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसी को हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं। और इसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए गए। द कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर एडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during election. आप देखते होंगे कि इलेक्शन के समय पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज हरकत में आ जाती है। बहुत जगह पर जो रूलिंग पार्टीज होती है वो पैसों से वोटिंग खरीदना चाहती है, मतलब बहुत सारे वोटर्स को वो पैसा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस पीरियड में जब कैंपेन चलते रहता है उस पीरियड में पुलिस की मदद से इलेक्शन कमीशन इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो भी गाड़ियाँ, जो भी व्हीकल्स या किसी गांव से कहीं जा रही है फोर व्हीलर्स, उसकी पर्टिकुलरली चेकिंग होती है, कहीं इसमें पैसा तो नहीं, किसी गांव को दिए ले जा तो नहीं रहे किसी को बांटने के लिए। इस तरीके से उसको पूरी कंट्रोल रखने की कोशिश इलेक्शन कमीशन करती है जिससे कि फेयर इलेक्शंस हो। ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। उसके बाद द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन द रूलर्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। हमें भी हम एक एज ए एक मतलब जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें भी इन सारे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है। मतलब पैसे लेकर हमें वोटिंग नहीं करनी चाहिए, या वक्त रहते ही मतलब जैसे वोटिंग का टाइमिंग होता है 7 AM to 5 PM, इसी दौरान जाकर हमको वोटिंग करनी होती है। अगर हम लोग उस दौरान नहीं जाते तो हम वोटिंग नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमें वक्त रहते ही वक्त में ही जाकर हमको वोटिंग करनी। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स। गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो भी इस रूल को उस समय पर तोड़ नहीं सकती। उनको भी इस कोड ऑफ कंडक्ट में रहकर ही उनके जो कैंपेन होते हैं उसको चलाने होते हैं। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शन द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके वजह से जो कॉमन वोटर्स है वो बिना प्रेशर उनके चॉइस के कैंडिडेट को वोटिंग कर पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन कमीशन हैंडल कर रहा है। चैलेंजेस इन द कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए कोई भी चीज़ जब इलेक्शन का किसी भी कमीशन के सामने या किसी समिति के सामने जब उसको करना होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन को भी फेस करना होता है। देखिए इफ़ वी टेक into account the size of our country and the number of voters, conducting election become a truly challenging task। आप सभी को पता है कि सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है और दुनिया के से सबसे ज़्यादा वोटर्स इंडिया में है क्योंकि लोकशाही है और हर 5 साल के बाद वोटिंग करना होता है। तो इतने बड़े देश में वोटिंग करवाना बहुत बड़ा टास्क होता है इलेक्शन कमीशन के सामने। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वाइज डीलिंग विद दिस चैलेंजेस। कायदों में रहकर नियम से उसको इस इतने बड़े चैलेंज को डील करने का ये काम इलेक्शन कमीशन को करना होता है। सम ऑफ द चैलेंजेस मेंशन बिलो। देखिए सबसे पहला चैलेंज है मिस यूज़ ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन। मैंने अभी आपको जैसे डिस्कस किया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हम उनके पास का जो मनी होता है उसको मिसयूज़ करके वोटर्स खरीदी करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द चैलेंज बिफोर द इलेक्शन। तो कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी। तो कमीशन पुलिस की मदद से ऐसे पैसे की जो मिसयूज होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। Many political parties give election tickets to candidates with criminal background. This is not only in the criminalization of politics, but the election commission also faces a problem ensuring that elections are conducted in a free environment. बहुत सारे political party जो होती है अगर उन्होंने किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को टिकट दे दिया मतलब उसको उम्मीदवारी दे दी, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, वो एक तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से जिस दिन इलेक्शंस होते हैं एक्चुअल वोटिंग होती है उस समय पर वो अपने पैसों से अपने गुंडों की मदद से वोटर्स को धमका सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है और इलेक्शन करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये चीज़ को रोकने का भी एक चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने होता है। अनदर मेजर चैलेंज इज़ वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। वायलेंस होता है बहुत जगह पर, आप देखते होंगे कि इलेक्शन के समय पर वायलेंस हो जाता है, झगड़े हो जाता है, कोई किसी को मार देता है। कि जैसे अहमदनगर में इस प्रकार का एक वायलेंस हुआ था इलेक्शन के समय पर।
द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग अ इलेक्शन के समय पर इस तरीके का वायलेंस होने की ज़्यादा चांसेस होती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस, और ये कोड ऑफ कंडक्ट का ही हिस्सा है, और एक चैलेंज होता है इलेक्शन कमीशन के सामने कि इस तरीके का वायलेंस देश में कहीं पर भी ना हो, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों में। टू रिटेन अ कंटिन्यू इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स। दिस प्रैक्टिस क्रिएट अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होती है कि वो खुद के ही घर के मेंबर्स को, अगर मतलब खुद पहले कुछ सालों तक इलेक्शन लड़वाते, देन अगर उनकी उम्र हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा आगे के वंश जो है वो पॉलिटिक्स में बने रहे, वो अपने अपने बच्चों को उसमें टिकट्स देते हैं। मतलब नए कैंडिडेट जो उनके पार्टी के साथ कई सालों से जुड़कर है, ऐसे लोगों को वो टिकट्स ना देते हुए खुद के घर के मेंबर को ही टिकट देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। ये मोनोपोली हो गई, मतलब आपके फैमिली को ही आप आगे बढ़ा रहे हो, बाकी लोग रह गए ऐसे जगह पर। दिस इज़ रॉन्ग। देखिए, देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप देख सकते हो कि जिस तरीके से इलेक्शंस होते आए हैं 1951 से 52 में, और आज के जो इलेक्शंस है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब उस समय पे इलेक्शन किस तरीके से होते थे, आज इलेक्शंस में बहुत सारे चेंजेस आए। ये रिफॉर्म्स क्या है, हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करना है। इलेक्शन इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द इलेक्शन। इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव। सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो, व्हाट विल बी इट्स एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, इलेक्शंस होते आए, इलेक्शन होते रहेंगे, और इलेक्शन है तो ही हम लोग अच्छे कैंडिडेट्स चुन के देंगे। और इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती रहेगी तो अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो गए, फ्री इलेक्शंस हो गए, फेयर इलेक्शंस हो गए। उसके इलेक्शंस के इफेक्ट्स देखते हैं हम लोग। टू इनक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% ऑफ कैंडिडेचर टू वुमन कैंडिडेट एंड ट्राई टू एंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड। देखिए, 1951-52 के इलेक्शन का दौर और अभी के इलेक्शन दौर में बहुत डिफरेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में वुमेंस के इलेक्शन बढ़ाने के लिए 50% कैंडिडेट्स ऑफ वुमन को 50% सीट्स रिजर्व रखी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, पंचायत राज में यहाँ पर, और पूरे इंडिया में 33% से सीट्स आर रिजर्व। मतलब एक तरीके से एक ये चेंज हुआ है, ये रिफॉर्म हुआ है, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है कि पॉलिटिक्स थोड़ी सी चेंज होती आई है। पहले महिलाओं को उतना चांस नहीं दिया जाता था, अभी से रिजर्व सीट से मतलब महिलाएं भी पॉलिटिक्स में उतर सकती है, अच्छा काम कर सकती है समाज के लिए। पॉलिटिकल पार्टी शुड not give candidature to candidates having criminal background. They should strictly follow the decision given by courts in this respect. पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसे कैंडिडेट जो जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी टिकट्स नहीं देने चाहिए, और कोर्ट्स ने जो इसके लिए जो रूल्स किए हैं उस रूल्स का सम्मान करना चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी वोटिंग के लिए या एज ए कैंडिडेट उनको टिकट्स नहीं देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस टू एंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिस ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैन बी स्टॉप। देखिए, इलेक्शंस में आप देखते हो कि बहुत सारा खर्चा करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, पैसों का मिसयूज़ करते हैं, पैसे बांटते हैं वोटर्स को। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट देना चाहिए कि हर पार्टी को कि आप इतना अमाउंट खर्चा कीजिए, इससे ज़्यादा आप अमाउंट खर्चा मत कीजिए। जिससे क्या होगा कि पैसों का मिसयूज रुकेगा और इलेक्शन फेयर होंगे। ये चीज़ का भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखना चाहिए। Representation of people act should be amended so the candidate having criminal background would not be able to participate in election. सेम थिंग, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं करना चाहिए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और और जो वोटर्स होते हैं उनको भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वोट करने का अधिकार होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अच्छे वोटर्स, अच्छी वोटिंग होगी, फेयर वोटिंग होगी, अच्छे कैंडिडेट्स चुन कर आएंगे जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो द फर्स्ट इलेक्शंस, एक बैलेट बॉक्स है स्टील का,
जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन। बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन के बीच की जो जर्नी है आप देख रही है। यहाँ देखते थोड़ा सा रह गया था पॉइंट। डू यू नो में देखिए, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट वॉज द चैलेंजिंग टास्क। जैसे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1951 टू 52 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, उस समय के हमारे जो वोटर्स थे वो इतने इलिटरेट थे, मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं थे। इलेक्शंस कैसे करना है, किस सिंबल को वोट करना है, किस पार्टी को, उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, तो वोटिंग क्या करेंगे। एज मेनी पीपल्स वेर इलिटरेट, द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वॉज यूज ड्यूरिंग इलेक्शन। 20 लाख स्टील बॉक्सेस वेर मेड फॉर वोटिंग पर्पज। स्टील के बॉक्सेस बनाए थे 20 लाख, और इलेक्शन सिम्बल्स वे स्टक ऑन द बॉक्स है। हर बॉक्स के ऊपर इलेक्शन जो मतलब जिस कैंडिडेट का जो सिंबल होगा, सपोज पाम है, फूल है, जो भी है, वो उसके ऊपर स्टिक किया जा रहा था, जिससे वोटर को समझ सके कि उनको किसे वोट देना है। द वोटर्स वे गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे वेयर सपोज टू ड्रॉप इन द बॉक्स हैविंग द इलेक्शन सिंबल ऑफ द पार्टी दे वांटेड टू वोट फॉर देयर। दिस सिस्टम एंश्योर दैट इवन द इलिटरेट पीपल कुड वोट। इससे क्या होगा, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो लोग भी वोटिंग कर रहे थे। बैलेट बॉक्स तो देख रहे थे, बैलेट बॉक्स के ऊपर जो सिंबल दिख रहा था वो तो उनको समझ में आ रहा था कि ये सिंबल इस पार्टी का है और हमें इसे वोट देना था। उन्हें एक पर्चा दिया जाता था ब्लैंक वाला, उसको फोल्ड कर कर वो उस बैलेट बॉक्स में डालते थे। इस तरीके से जब इलेक्शंस खत्म हुए तो जिस बैलेट बॉक्स में जितने ज़्यादा पर्ची थे और जिसको मेजर वोट मिले वो पार्टीज़ का वो मेंबर इलेक्ट मतलब विन हो रहा था। इस तरीके से 1951 के इलेक्शन को कंप्लीट किया गया था। अब देखते हैं हम लोग जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन। The first elections in the independent India was held in the 1951-52. This was the beginning of shaping the democracy. ये पहले इलेक्शंस थे और हमारी डेमोक्रेसी जैसे शेपिंग ले रही थी उस समय पर, मतलब तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द इनिशियल इलेक्शन बैलेट बॉक्स वेर यूज फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग। बैलेट बॉक्स का यूज़ हुआ करता था उसमें। द यूज़ ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ 1990s। 1990 के दशक से ईवीएम मशीन का यूज़ होना शुरू हुआ। मेनी थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द वोटिंग मशीन। अब देखिए, ये जो नया चेंज आया है इससे बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की गई है। जैसे कि इफ़ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट दे कुड चूज एन ऑप्शन ऑफ नन ऑफ द अबव। नोटा, जिसे नोटा भी कहते हैं, एक ईवीएम मशीन होती है, उसके सामने जितने भी कैंडिडेट्स वोट मतलब इलेक्शन में खड़े उनके बटन्स होते हैं, उनके सामने उनके सिंबल होते हैं। हमें जिसे चॉइस करना है उस नंबर का हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट चला जाता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर के सभी कैंडिडेट आपके चॉइस के नहीं है तो आप नोटा का जो लास्ट का बटन है वो आप प्रेस कर सकते हो, जिससे होगा कि आपका वोट किसी को भी नहीं जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऊपर का एक भी कैंडिडेट इस मतलब आपको पसंद नहीं है तो आप वो नोटा प्रेस कर सकते हो। इट हैज़ बिकम ईजी टू डिसेबल पीपल, दिव्यांग जो मतलब जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए भी ये मशीन से बहुत यूज़ होता है। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्री पेपर। दूसरी चीज़, पहले जैसे बैलेट बॉक्स में पेपर डालते थे तो पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता था, तो ईवीएम मशीन आने की वजह से ये भी रुक गए, मतलब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है। इट हैज़ आल्सो बीन पॉसिबल टू हैव अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। इससे एक और फ़ायदा ये हुआ है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी हम लोग शो कर सकते हैं, क्योंकि डाटा होता है इसमें और इस डाटा को जल्दी काउंट कर कर हम लोग शो कर सकते हैं। मगर जब बैलेट बॉक्स थे तो उसमें से पूरी पर्चियाँ निकालो, फिर उसको मैनुअली काउंट करो, उसके बाद उसको आपको ये करना होता था, इलेक्शंस को जाहिर करना होता था कि कौन विन हुआ है। तो ये चीज़ें ये मशीन की वजह से पॉसिबल हो पाई है। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड में जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं और मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि लोकसभा के हर 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसको जनरल इलेक्शंस कहते हैं। लोकसभा इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। बट 5 साल का पीरियड कम पूरा होने के पहले ही अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, हम लोग गवर्नमेंट गिर जाती है वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि 543 सीट्स आर देयर इन लोकसभा, और जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को 50% से ऊपर सीट्स है, मतलब 273 सीट जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास है वही गवर्नमेंट बना सकती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पर्टिकुलर एक सिंगल पार्टीज़ को मेजर वोटिंग मिलती नहीं है, मतलब 273 वोट्स एक ही पार्टी को नहीं मिलती हैं,
और इस वजह से एक दो पार्टी कम मतलब इकट्ठा आकर 273 का जो उनका फार्मूला है उसको कंप्लीट करती है और गवर्नमेंट बनाती है। बट हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद इन पॉलिटिकल दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ क्लैशेस आ गए और किसी एक पार्टी ने सपोर्ट निकाल लिया तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ऐसे समय पर री इलेक्शंस होते हैं जिसको हम कह सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन। If the elected government loses its majority before the completing its term in the parliament, or if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for this government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of their term. They are called mid-term election. इसे हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। अब बाई इलेक्शंस क्या हैं? बाई इलेक्शन में देखिए, इफ़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिज़ाइन और ड्यू टू हिज हर डेथ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर तुम्हारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, पर्टिकुलरली अगर डेथ हो जाती है उसने उसके उस पद का रिज़ाइन दे दिया तो उसी एक पद के लिए फिर से इलेक्शन लिए जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बाई इलेक्शन। द पर्टिकुलर वैकेंट सीट, इलेक्शन हेल्ड फॉर दैट वैकेंट सीट, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। यहाँ पे देखिए, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन 8 अक्टूबर 2010। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को एक एक्सपर्ट कमेटी ने भी बनाई थी। उसके हिसाब से जैसे ये जो ईवीएम मशीन है, इट वाज डिसाइडेड टू ऐड अ न्यू फैसिलिटी। उस ईवीएम मशीन में एक फैसिलिटी ऐड की गई थी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इन ईवीएम मशीन। All political parties supported this. Because of this facility, the voters can verify whether the vote cast is registered properly. The purpose of this important step is to stop malpractices in election. देखिए, बहुत ही बढ़िया ये चीज़ ईवीएम मशीन में ऐड हुई है। मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि इलेक्शन मशीन के सामने का बटन, जो हमारे कैंडिडेट के सामने का बटन हम लोग प्रेस करते थे और अपने आप वो डाटा वहाँ पर सेव होता था। बट उस समय पे हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारा वोटर सही पर्सन को गया है या नहीं। मगर ये मशीन को एक मतलब प्रिंटर जैसी मशीन वहाँ पर बिठाई है, जिससे आप जैसे ही वोट करते हो उसके कुछ सेकंड के बाद एक पर्ची बाहर आती है, उस पर आपकी डिटेल होती है। आपको मतलब इंश्योर हो जाता है कि आपने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी कैंडिडेट को गया है। इससे फेयर वोटिंग हो रही है, फेयर इलेक्शन हो पा रहा है। सो इस पूरे लेसन में हमने देखा है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।